मैं सोनिका गोल्डन मैंगो रियली स्टोरीज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और इंस्पायरिंग विमेन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ हैं आभा आत्रे जी। आभा आत्रे जी ऑल इंडिया रेडियो में एज अ हिंदी कॉम्पियर और ड्रामा आर्टिस्ट काम कर चुकी हैं और अभी वो एक आभा अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम की फाउंडर है। 11 से ज्यादा प्लेज उन्होंने डायरेक्ट किए हैं, लिखे हैं। पार्टी कार्ड में मैम काम करती हैं। तो जानते हैं आज उनकी लाइफ की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग सी है। इट्स ऑनर टू हैव यू मैम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मिस। सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आभा। मेरा बर्थ और एजुकेशन दोनों ही अजमेर में हुआ था, राजस्थान में। और मैंने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर उस वक्त कैप्टन थे। और उससे मुझे ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि पूरे इंडिया में नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जगह जगह काफ़ी घूमने का मौका मिला। और बहुत अलग अलग जगहों की कल्चर जो है वो देखने का मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। और हर जगह से मैंने कुछ ना कुछ, हर पोस्टिंग पर कुछ ना कुछ मैंने सीखने की कोशिश की। कुछ सालों तक मैं शुरू में हाउस वाइफ ही थी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज आर्मी में ये है कि हमें सोशल इंटरेक्शन करने का बहुत मौका मिलता है लोगों से। जी और हमें बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं जहाँ की हम अपने जो हुनर है, जो हमारी क्वालिटीज़ हैं, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जी मैंने लकीली उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाया। करीब 10 साल तक तो मैं बाटिक आर्टिस्ट का काम करती रही कॉमर्शियल बेसिस पर। घर में ही जी बैठकर मैं काम करती थी, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे उस वक़्त, फैमिली के भी कमिटमेंट थे। बहुत यंग एज की जी बात है ये। तो काफ़ी मैं फिर उसके बाद एग्ज़िबिशन्स लगाती थी, हॉल बुक करके, जिसमें कि साड़ियाँ, लैम्प शेड्स और बॉर्डर्स होते थे, कुशन कवर्स होते थे, पिलो कवर्स होते थे, बहुत तरह की चीज़ें होती थी। और जी 4-4 दिन तक मेरी एग्ज़िबिशन चलती थी। तो जहाँ सबसे पहले मैंने एग्ज़िबिशन 74-75 में लगाई थी पूना में। बहुत ही कम उम्र थी उस वक़्त। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, प्रेस कवरेज भी हुआ। उस वक़्त जी फेमिना तक में भी कवरेज हुआ था। तो एक उससे मुझे और कॉन्फिडेंस आ गया काफ़ी। तो उसके बाद जहाँ भी हस्बैंड की पोस्टिंग हुई, मैं और जगहों पर चंडीगढ़ में, आसाम में लगाती रही। लेकिन 10 साल ये करने के बाद मेरा कुछ हेल्थ इश्यू हो गया था, तो मुझे बाटी जो थी वो छोड़नी पड़ी। तो मैंने जी 82 में फिर मैंने बीएड कोर्स कर लिया, ये सोचकर कि जहाँ भी जाएँगे पोस्टिंग होगी हस्बैंड की, कहीं न कहीं टीचिंग का जॉब मिल जाएगा। जी लेकिन लकीली ऐसा हुआ कि जोधपुर में आकाशवाणी में 85 की बात है ये, मेरा आकाशवाणी में सिलेक्शन हो गया, रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद, वॉइस टेस्ट के बाद में। और वो मेरे लिए बहुत ही बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था, क्योंकि मैं अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग खुद की करती थी हमेशा। और उस वक़्त ये वो ज़माना था जबकि टीवी, नया-नया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चला था हमारे सामने। तो जी ऑल इंडिया रेडियो का वेटेज भी बहुत हुआ करता था और लोग हमें स्टार भी समझते थे, तो हम लोग बहुत खुश हुआ करते थे। और मेनली जी मेरे पास या तो बच्चों का प्रोग्राम होता था जो एवरी संडे मॉर्निंग में होता था, चुनमुन नारी वाटिका विमेन प्रोग्राम होता था महिलाओं का, जो कि दोपहर को होता था, ये प्री रिकॉर्डिंग होती थी। और एक मेरे जी पास अक्सर लाइव रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम होता था, गीतांजलि, जो कि फरमाइशी जी गानों का प्रोग्राम था। तो यहाँ काफ़ी साल मैंने काम किया। उसके बाद फिर मैं उसी में ही ड्रामा सेक्शन में भी चली गई। मैंने ड्रामास में भी पार्टिसिपेट किया। ये जोधपुर की बात है। वहाँ से 5 साल काम करने के बाद फिर हम पूना चले गए। पूना में कुछ टाइम मैंने काम किया, इसका ऑल इंडिया रेडियो का। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि पोस्टिंग्स इधर-उधर होती रहती थी, तो थोड़ी जी परेशानी थी। पर ये है कि स्टेज पर मैं हमेशा ही एक्टिव रही, क्योंकि बचपन से ही म्यूज़िक का, डांस का, एक्टिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। और ये जो पैशन था, ये मेरा
पूरा हुआ आर्मी ऑफिसर वाइफ बनने के बाद में बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हमें। हमेशा पार्टिसिपेट भी करते थे और डायरेक्शन का भी काम मैं काफी किया करती थी। तो जी उससे मेरे को जगह जगह बहुत लोगों से मिलने का, काम करने का मौका लगा। ये एक बहुत अच्छा जी एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए। जी। तो आपका जो बैकग्राउंड है, जैसे आपने बताया आकाशवाणी में आपने काम किया, बाटिका से आप काफी जी लंबे समय तक जुड़ी रही, लेकिन फिर ये आभा अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम को शुरू करना चाहिए, एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जहाँ पे आप हाउसवाइफ जी को जी रिप्रेजेंट कर सकें। ये आइडिया जी कहाँ से आया? ये कहाँ से जी इंस्पिरेशन मिली? जी। इस इंस्पिरेशन की भी एक कहानी है। जब हम यहाँ आए, अभी हम नोएडा में सेटल्ड हैं, तो हम जी 2005 में जब यहाँ आए, तो कुछ साल मैं टीचिंग में रही। फिर उसके बाद मैंने लॉयनेस क्लब, जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कि ऑल जी इंडिया लॉयनेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो अक्सर मेरी जिम्मेदारी होती थी, मैं वो बहुत लार्ज स्केल पर होती थी, जिसमें कम से कम जहाँ होती 1000 लॉयनर्स आया करती थी। तो जी ज़्यादातर यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था, उसके प्रोग्राम मैं तैयार करके भेजती थी। मैं खुद भी कई बार ऑल इंडिया लॉयनर्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करती थी। और वो एक ऐसा टाइम था कि मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ता गया। तो सबसे पहले मैंने 2007 में लॉयनर्स क्लब की तरफ से भ्रूण हत्या पर एक 2 घंटे का नाटक किया, जिसका जी स्क्रिप्ट राइटिंग मैंने खुद ने की थी, डायरेक्शन भी मेरा था। और हम्म, उसमें काफ़ी लाइनसिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था। और वो शो जी बहुत ही सक्सेसफुल गया, वो एक काफ़ी बड़े हॉल में किया था। फिर जी 2007 में फिर मैंने चाइल्ड अब्यूज पे हिंदी नाटक किया, 2 घंटे का, ऐसा भी जी होता है। तो जी उसमें भी करीब 250 लोग देखने वाले थे। तो इस तरह से मैं एक के बाद एक नाटक करती गई लाइनर्स के साथ। फिर बाहर भी लोगों ने मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया। और नुक्कड़ नाटक बहुत करते थे हम लोग। किसी न जी किसी सामाजिक मुद्दे के ऊपर हम नुक्कड़ नाटक करते थे, जिसका डायरेक्शन ज़्यादातर मैं ही करती थी, पार्टिसिपेट भी करती थी, और मेरे साथ हर एज ग्रुप की लेडीज़ हुआ करती थी। तो जब काफ़ी साल इसमें हो गए, नृत्य नाटिकाएँ वग़ैरह काफ़ी की हमने। 2-2 घंटे की नृत्य नाटिका की, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट पे, महिला जी सशक्तिकरण पर बहुत नृत्य नाटिकाएँ हुई, क्योंकि ये सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन में ये बड़ा ख़ास मुद्दा रहता है, महिला जी जी सशक्तिकरण। ट्रू। तो बहुत एक बढ़िया नाटक किया था हमने, हम भारत की नारी, फूल और चिंगारी। ये 2013 जी में किया था। फिर एक मैंने इंडिपेंडेंट 2 घंटे का प्ले किया था, अपराजिता, ये भी विमेन एम्पावरमेंट पे था। फिर उसके बाद फिर 1 आध 2 साल बाद नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये एक नृत्य नाटिका और किया। इस तरह सिलसिला चलता रहा और लोग मेरे साथ जुड़ते रहे। फिर मैंने सोचा जी कि क्यों ना अपना मैं खुद का एक कल्चरल फोरम शुरू कर दूँ। तो बहुत जी सी लेडीज़ जो थी वो इंटरेस्टेड भी थी कि जॉइन जी कर लें मुझे। तो लेडीज़ का मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उसमें ज़्यादातर हाउसवाइफ्स थी उस वक़्त। तो उन्होंने मुझे जी जॉइन किया, तो शुरू में उस वक़्त 20-22 लेडीज़ से जॉइन किया था मैंने। और मेरा बहुत अच्छा भाग्य है कि अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम बहुत ही अच्छा चल पड़ा, और धीरे-धीरे उन्नति करके अब अपनी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। और अब जी ये है कि अब हम काफ़ी शोज़ जो है, स्टेज शोज़ अपने करते हैं, और महिलाओं की संख्या भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। और एक बात जी मैं कहना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से कि सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सभी एज ग्रुप की महिलाएँ हैं। मतलब 20 जी साल की उम्र से लेकर 65 साल की उम्र तक की भी महिलाएँ हैं, और जिस तरह के प्रोग्राम होते हैं, उसी के हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि ये वीमेन बेस्ड एक प्लेटफॉर्म आपने रेडी किया है, तो जी, किस तरीके से आप उनको रिक्रूट करते हैं और क्या क्वालिफिकेशन, मतलब किस बेसिस पे एक्चुअली आप उनको जी, पार्टिसिपेशन होता है कि कौन जी, कौन जी, महिलाएं पार्टिसिपेट कर सकती? जी। इसमें ऐसा है कि जो जिस किसी भी महिलाएँ में
जो कि होम मेकर है, उसमें अगर सिंगिंग का, एक्टिंग का, डांसिंग का या पोइट्री का हुनर है, और मैं ये मानती हूँ कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन जी एक सही वक़्त की तलाश होती है। तो मुझे ये लगता है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर मैं उन्हें एक अच्छा जो है एक्सपोज़र दे सकती हूँ। तो जो भी इस फ़ील्ड में इंटरेस्टेड होती हैं, तो उनसे वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेती हैं, फिर उनसे मिल लेती हूँ मैं, और मुझे लगता है कि इनमें पोटेंशियल है, तो फिर मैं जी उनको अभिव्यक्ति जॉइन करने के लिए कह देती हूँ। एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ मैं कि इसमें हमने कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है, और ना ही इसमें कोई ईयरली फीस है या ऐसा कुछ है। मतलब मनी मैटर कोई भी नहीं है। मैं इसे एक सोशल वर्क की तरह कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे भगवान ने कुछ दिया है, तो अगर मैं लोगों में बाँट सकूँ, तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। तो इस तरह से जो लेडीज़ हैं, वो धीरे-धीरे जुड़ती जाती हैं। पर कोई ना कोई उनका इंटरेस्ट ज़रूर होना चाहिए, और उसको जी एक सही जो वक़्त है, वो हम रिहर्सल करवा-करवा के हम पॉलिशिंग कर देते हैं उसकी। जी, तो क्या एक प्रोसेस रहता है जब आप कोई भी ड्रामा या कोई भी प्ले ऑर्गेनाइज़ करने से पहले, कि पहले लेडीज़ को एज़ पर द कंटेंट उनको रिक्रूट किया जाता है, फिर उनको जी, ट्रेन किया जी, जाता है, उसके बाद जी, रिहर्सल्स करवाए जाते हैं, उसके बाद फिर जी, शोकेस किया जाता है। तो कितना एक जी, टाइम जी, लगता है इस पूरे प्रोसेस में? और किस तरीके से जी, लेडीज़ अपना टाइम देती हैं, कितना टाइम उनको इन्वेस्ट करना होता है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? जी, जी। उसके लिए देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मुझे ये सिलेक्ट करना होता है कि मुझे क्या करना है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए उसके लिए। मान लीजिए कि मैंने कोई स्टोरी लाइन सिलेक्ट की है, प्ले के लिए कोई जी, स्टोरी लाइन सिलेक्ट की है। तो उस जी, स्टोरी लाइन के लिए पहले मैं खुद सिनॉप्सिस बनाती हूँ, फिर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करती हूँ। अब उसमें डिपेंड करता है कि कभी-कभी स्क्रिप्ट राइटिंग में 2 महीने, 3 महीने भी लग जाते हैं, और खुद जी, मैं लिखती रहती हूँ, फिर उसको कट शॉर्ट करती रहती हूँ, फिर दोबारा लिखती रहती हूँ। जब मुझे सैटिस्फैक्शन हो जाता है कि मेरा राइटिंग वर्क बिल्कुल तैयार है, तब मैं जी, उसके अकॉर्डिंग लेडीज़ को कॉन्टैक्ट करती हूँ। जैसे कि हुँ, मान लीजिए अभी मैंने 6 महीना पहले एक बहुत मज़ेदार कॉमेडी प्ले करवाया था, जिसमें 3 जी, छोटे-छोटे कॉमेडी प्लेस थे। एक था फिश हुँ, करी वर्सेस बटर चिकन। तो उसमें जो फिश हुँ, करी था, उसमें जो थी वो बंगाली लेडीज़ को लिया था, और बटर जी, चिकन जो था उसमें पंजाबी लेडीज़ को लिया था। तो वो बहुत जी, ही मज़ेदार कॉमेडी प्ले था, और उसी हुँ, के साथ एक और दूसरा कॉमेडी प्ले था यमराज का दरबार। उसमें जो हुँ, यमराज जो बने थे, उनकी पर्सनैलिटी जो थी, वो थोड़ी हुँ, पावरफुल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और अलग-अलग जी, महिलाएँ उनके पास आती हैं। अलग-अलग तरह वो मतलब यहाँ से वो स्वर्गलोक पहुँचती हैं, तो यमराज हुँ, उनका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन यमराज बड़े दिल फेंक आदमी हैं। हुँ, तो हुँ, उन्हें जो है वो मॉडल्स पसंद आती हैं, डांसर्स पसंद आती हैं, और बाकी जो है उन्हें तो वो अपने पास रख लेते हैं अपनी सेवा हुँ, करने के लिए, और बाकी जो हैं उनको वो वापस भेज देते हैं, वापस उनके भेज कर्मों के देते हिसाब हैं। से पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। तो जी, इस तरह के भी कॉमेडी प्लेज़, क्योंकि कभी-कभी लोगों की डिमांड होती है, कॉमेडी प्ले भी हुँ, पसंद करते हैं। कभी बहुत सीरियस मैटर पसंद करते हैं, जैसे हुँ, गोधूली वेला प्ले मैंने किया था, उसमें हुँ, सीनियर सिटीज़न्स की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं। जी, स्पेशली आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में इश्यूज़ होते हैं, तो हुँ, उनको कौन लुक आफ्टर करे, और हुँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ समस्याओं को उजागर करने की कोशिश की थी। और जी, नृत्य नाटिका है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। देखिए हुँ, बॉलीवुड के जो शोज़ होते हैं उसमें सबसे कम रिहर्सल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर हुँ, लेडीज़ और यंग गर्ल्स जो हैं, वो टीवी देख-देख कर और हुँ, यूट्यूब पे डिफरेंट प्रोग्राम्स देखकर कॉपी कर लेती हैं उसकी। तो उसमें जैसे मेरी मेहनत कम लगती है। लेकिन हुँ, अगर कैरेक्टर रोल होता है, तो उसमें हुँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि पोएट्री लिखनी होती है, फिर उसका हुँ, वॉइस ओवर करना पड़ता है,
और फिर उसके हिसाब से और फिर रिहर्सल्स होती हैं और तब फिर फाइनल उसको पुट अप कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कैरेक्टर रोल्स पोइट्री फॉर्म में करने पड़ते हैं नृत्य नाटिकाओं में। जी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन प्लेस का और जो लेडीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं उनकी लाइफ पर इस चीज का क्या एक इम्पैक्ट आता है, और क्या उनको एक पर्सनल ग्रोथ में ये मंच हेल्प करता है? अब देखिए, पर्सनल ग्रोथ तो उन्हें बहुत मिली है, क्योंकि एक तो ये होता है कि एक आप में हुनर है, लेकिन आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी तो जी। बात ये है कि जैसे हम अक्सर बहुत बार हर महीने हम मीटिंग करते हैं और एक छोटा सा हॉल है हमारी सोसाइटी में, उसे हम बुक कर लेते हैं और किसी न किसी थीम पर हम सब लेडीज मिलकर परफॉर्म करते हैं। तो जो उनका स्टेज फियर है वो निकल जाता है सबसे पहले तो ये भी पर्सनल ग्रोथ जी। हो जाती है। फिर उसके बाद जब हम्म। उनकी रिहर्सल होती है, तो रिहर्सल में हम्म। जो उनकी झिझक है, जब आपस में मिलते हैं तो वो झिझक उनकी खुलने लगती है। और इसके अलावा जो थीम बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सावन का प्रोग्राम किया, तो सब लेडीज जी। को मैं मैसेज कर देती हूँ कि आप लोग घर से तैयार करके आना, और घर से वो जी। तैयारी करके आती हैं और फिर सबके सामने 35-40 लेडीज होती हैं, तो हम अपने अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, तो उससे पर्सनल ग्रोथ तो होती है। और अल्टीमेटली जी। जब स्टेज पर जाते हैं तो आप हम्म। फिर सब सोचते हैं कि अब हम स्टार होने वाले हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी ग्रोथ हो जाती है। जी। लेकिन एक कॉन्फिडेंस बात है कहीं ना मिस के, कहीं बिल्ड होता है। जी। जी जी जी, प्रोफेशनल ग्रोथ उनकी बहुतों की काफ़ी हुई है, क्योंकि मेरे हम्म। ही ग्रुप की जो लेडीज़ हैं वो दिल्ली हम्म। में कमर्शियल थिएटर में परफॉर्म करने लगी हैं। वो ऑलरेडी अच्छी थी काफ़ी, लेकिन इस ग्रोथ जी। से भी उनको बहुत फ़र्क पड़ा है। देन दो हम्म। मेरे ग्रुप की लेडीज़ हैं, जो कि एक उसमें से बॉम्बे में है आजकल, जो कि काफ़ी रील्स वगैरह में आती है, और अभी जी टीवी के भी किसी शो में उसको कुछ काम मिला है। एक और है जो कि जी। स्टार प्लस के भी एक उसमें शो में आ रही है। तो ऐसे जी। प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो जाती है, मौका मिलने की बात है। और क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज उनके सामने हैं, लाइक जिस तरीके से वो इस मंच के साथ जुड़ी है, तो क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आप देखती? प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे मेरे साथ एक बहुत ही यंग लड़की थी, बहुत अच्छी हम्म। डांसर थी वो, और हम्म। लेकिन समहाउ यंग काफ़ी 22-23 साल की है, उसको इतना मौका नहीं मिला था, पर उसकी हम लोगों के साथ इतनी ग्रोथ हो गई पिछले कुछ सालों से करते-करते, कि उसको एक बहुत अच्छे यहाँ के रेपुटेड स्कूल में डांस टीचर का जॉब मिल गया है। बहुत अच्छी पे जी। है उसकी। और अब ये है कि उसके हमारे नाम के साथ-साथ उसका वो उस स्कूल का नाम भी जुड़ गया है। वो दूसरी जगहों पर जाकर भी और परफ़ॉर्म करती है और उसको अच्छा अमाउंट भी मिल जाता है उसका। तो ये जी। फ़र्क हो जाता है ज़रा। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आप जो ये प्लेटफॉर्म अभी रन करते हैं ये बिल्कुल फ्री है, ना कोई रजिस्ट्रेशन फी है, ना ईयरली कोई चार्जेस आपने रखे जी, हैं। जी। तो कैसे आप मैनेज करती हैं फिर अ, खर्चे कैसे मैनेज करती हैं, फाइनेंस कैसे आप डील करती हैं, क्योंकि वो भी एक चैलेंज रहता होगा फिर। जी। फाइनेंस तो ऐसा होता है कि जैसे हम जब गेट टुगेदर करते हैं, मंथली मीटिंग करते हैं, तो हम लोग अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। चाहे वो ओके। 300 रुपीज़ हो, 500 रुपीज़ हो हम्म। मैक्सिमम, और हम हम्म। अपना अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करके जैसे एक हॉल बुक कर लेते हैं छोटा-सा, और जी। फिर वहीं हम्म। पर हम 3-4 घंटे के लिए बुक करके अपना प्रोग्राम वगैरह पुट अप करते हैं। अदरवाइज़ वैसे रिहर्सल्स होती हैं तो मेरे घर पे ही होती हैं। तो इस हम्म। अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम को हमने फैमिली जैसा बनाया हुआ है। तो हम हम्म। इस बहाने हमारी पार्टीज़ भी चलती रहती हैं, रिहर्सल भी चलती रहती है। मॉर्निंग शिफ्ट होती है तो कुछ ना कुछ लेडीज़ अपना लेके आ जाती हैं, फिर हम खाते-पीते भी रहते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। इवनिंग शिफ्ट होती है तो भी ऐसे करते हैं। जी। पर जब शो पुट अप होता है, तो या तो हम्म। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होता है। बहुत बार स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमें मिल जाते हैं स्टेज शो में, तो उसमें हमारा फाइनेंस का कोई बर्डन हमारे ऊपर नहीं होता है।
और या ऐसा हम्म, होता है कि अगर हमें हॉल बुक करना होता है तो उसके लिए हम अपना कुछ अमाउंट हम कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, कुछ हम थोड़ा कंसेशन पे भी कभी हमें कोई ऑडिटोरियम मिल जाता है। देन हम लोग बहुत ही कम अमाउंट का टिकट्स भी लगा देते हैं, बहुत डोनर्स पास की तरह। जी, मान लीजिए 100 रुपीज़ का टिकट लगा दिया, तो 300 भी अगर ऑडियंस हैं या हम्म, 250 भी हैं तो हमारे 25,000 रुपीज़ बन गए, तो हमारा खर्चा निकल आता है उसमें से काफ़ी। बन जाते जी। हैं। जी, ओके मैम। तो आभा अभिव्यक्ति कल्चरल फॉर्म के फ्यूचर के लिए आपने किस तरीके से अपना एक विजन बनाया है? क्या आप सोचते हो फ्यूचर में आभा अभिव्यक्ति कल्चरल फॉर्म को आप कहाँ तक ले जाना चाहते मैं अगर मेरा अगर मेरी हिम्मत साथ दे और मेरी किस्मत साथ दे तो मैं अभिव्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहती हूँ। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अभी 6 महीना हैं? पहले ही हमने गुड़गांव में भी एक अपना ग्रुप बना लिया है, जिसमें कि मेरे अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम की 2 लेडीज जो थी वो गुड़गांव ओके। शिफ्ट कर गई थी, तो उनको मैंने इंचार्ज बना दिया है। वो दोनों बहुत ही हम्म, टैलेंटेड है और बहुत अच्छी तरह वहाँ 20 लेडीज को उन्होंने इकट्ठा कर लिया है, और उनका भी ग्रुप बहुत अच्छा बन गया है, जिसमें यंग लेडीज काफी हैं, मतलब 30, 35, 40 इयर्स की एज की जी, लेडीज हैं। तो वो अपनी रिहर्सल करती हैं, हम लोग अपनी कर लेते हैं, और ऑनलाइन हम लोग एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं रिहर्सल। और जब शो होता है तब जुड़े वो रहते हैं। जी, 1-2 बार यहाँ आ जाती हैं ड्रेस रिहर्सल के लिए, और फाइनल शो में आ जाती हैं। हम्म, मैं तो चाहती हूँ, मैं ज़्यादातर लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अभिव्यक्ति कल्चरल फोरम के साथ जुड़ने की कोशिश करें, और आपको यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। तो जुड़ने का प्रोसेस क्या है? अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकते हैं आपके लोग, आपके साथ उसे लोग? तो मिस कांटेक्ट करना पड़ता है, मुझसे कांटेक्ट करना पड़ता है, या तो मेरे फ़ोन पर मुझसे कांटेक्ट करें, फिर हम्म, पॉसिबल हो तो मेरे साथ मीटिंग कर लें, हम्म, क्योंकि ये दूसरे शहरों में रहने वालों के लिए पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि ऑनलाइन इतना पॉसिबल नहीं है। ये जो लोग नोएडा में रह रहे हैं या और जगहों पर रह जी, रहे हैं एनसीआर्स में, जैसे मेरे ग्रुप में लेडीज़ जो हैं वो फरीदाबाद की भी हम्म, हैं, गाजियाबाद की भी हैं, दिल्ली की भी हैं, और प्रीतमपुरा से भी है, और गुड़गांव से भी हम्म, है। तो ये लोग कन्वीनियंटली यहाँ जब भी होती है ज़रूरत जी, ये लोग आ सकती हैं। कम्यू इतना कम्यूटिंग में प्रॉब्लम नहीं हम्म, होती है। हम्म। किस तरीके जी। के चैलेंजेस आते हैं ये फॉर्म रन करने में? चैलेंजेस तो देखिए बहुत आते हैं, और अगर चैलेंजेस लाइफ में ना आए तो फिर कुछ मज़ा नहीं आता। उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि लेडीज़ के साथ चैलेंजेस बहुत आते रहते हैं। लेडीज़ होम मेकर्स हैं, घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जी, सकती है, और बहुत बार शोज़ में ऐसा हुआ है कि हम्म, अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही काफ़ी बड़ा एक मेरा शो था, शक्ति स्वरूपा, और जिस दिन फाइनल शो था उसी दिन एक मेंबर की मॉर्निंग में हम्म, 10 बजे मदर इन लॉ की डेथ हो गई लखनऊ में, और वो फौरन उसको लखनऊ के लिए निकलना पड़ा, शाम को 6 बजे हम्म, शो था। तो लास्ट मिनट हमने फिर एक को रिहर्सल दी और जी, तैयार किया कृष्ण के रोल के लिए। 2 रोल हम्म, उसके कृष्ण के थे, हम्म, उसको लास्ट मिनट, और उसने बहुत हम्म, अच्छा परफॉर्म कर दिया। उससे 3 दिन पहले ही एक और मेंबर थी जिसका हम्म, सोलो डांस था, उसके फादर को बरेली में ब्रेन स्ट्रोक हो गया हम्म, था, वो एकदम से चली गई थी। तो बहुत परेशानी हुई हमें। जी, लेकिन उसकी जगह एक दूसरी जो थी वो बहुत बिज़ी थी, लेकिन उसने हम्म, रात को 10-11 बजे मेरे घर आकर रिहर्सल की, और उसने स्टेज पर नेक्स्ट डे हम्म, परफॉर्म कर दिया। तो ऐसे चैलेंजेस जी। लेडीज़ तो के इस साथ तरीके बहुत से फिर आते आप रहते हैं। बैकअप आप लेके चलते हैं कि अगर किसी थोड़ा को कोई थोड़ा रोल लेकर, दिया गया है? हाँ, थोड़ा लेकर चलना जी, पड़ता है। और जब रिहर्सल होती है तो बहुत बार दूसरे लोग भी प्रेजेंट होते हैं जो कि जल्दी पिकअप कर सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। जी। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं।
तो लास्ट में बस मैं थैंक आपसे यू। पूछना चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से आप आपसे जुड़ने वाले लोगों से और हमारे व्यूवर से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि उम्र की कभी भी परवाह नहीं करनी चाहिए। उम्र तो क्या है, चलती रहती है। मैं खुद 70 प्लस हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत एक्टिव हूँ। और कभी भी मुझे ये नहीं फील होता है कि मेरी एज इतनी हो गई है तो मैं ये ना करूँ वो ना करूँ। और मुझे लगता है मैं 30-40 साल पहले पहुंच जाऊं तो बहुत अच्छी बात होगी। पर जो उम्र है वो तो है ना। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी उम्र हो रही है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, या हमारे फैमिली मेंबर्स क्या कहेंगे, या बच्चे क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है और आप सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो काम आपको जरूर करना चाहिए। तो इसी पावरफुल मैसेज के साथ आज आभा अत्रे जी से विदा लेते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम फिर मिलेंगे आपसे इंस्पायरिंग विमेन सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।